हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है असिस्मेंट फॉर लर्निंग, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती बस केवल फालतू में हवा बना के रखें। इस पेपर में इतना कुछ है नहीं, पर बस उनको एक तो डर बन गया कि हाँ भैया असिस्मेंट फॉर लर्निंग कठिन है, कठिन है, कठिन है। ठीक है, अभी इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का डिस्कस करेंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के। ठीक है, देखो इन प्रश्नों को देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप लोग मेरे भाई, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जो बच्चे पहले से भी जुड़े हैं और वो क्लास को नहीं पढ़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को देखने के बाद एक बार फोर्थ पेपर की प्लेलिस्ट को ओपन करना बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, और सारे लेक्चर को एक बार पढ़ डालिएगा। उसके बाद मेरे भाई ये सब जितने भी क्वेश्चन आप नीचे देखोगे सब के सब आपको बिल्कुल हवा की तरह लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बेसिक से पढ़ाने का प्रयास किया हूं। चलो आओ एक एक प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद आप लोग जाके सारे क्वेश्चनों को एक बार सारे लेक्चरों को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, असतत चर का एक उदाहरण दीजिए। असतत चर का एक उदाहरण दीजिए मेरे भाई। वेरिएबल का ये देखो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका पार्ट है। अभी मैं देखो, मैं वेरिएबल और टेस्ट यानी परीक्षण दोनों को साथ में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हो एक बार जाके पढ़िएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, चिंता मत करो कि सर यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दो। देखो असतत चर क्या होते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा वेरिएबल को समझो। ठीक है, हो सकता है तो कल परसों में मैं एक लेक्चर भी दूं। वेरिएबल्स पता है क्या होते हैं मेरे भाई? जो हमेशा एक जैसे न रहे, जो स्थिर न रहे, जो चेंज होते रहे, वो होते हैं वेरिएबल। कहोगे सर जी इसका एग्जांपल दो। जैसे मेरे भाई हाइट, लंबाई, मोटाई, ठीक है, दूरी जो हो गई वो बदलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, तो मेरे भाई वो क्या है? वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और एक शब्द सुनो, इनकी विशेषता ये होती है ना, ये मेरे भाई किसी विशेष व्यक्ति को या फिर समूह को या समूहों के उप समूह को मेरे भाई मेंशन करते हैं, डिनोट करवाते हैं। ठीक है, देखो विशेष कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 5 लोग 5 फीट के हैं मेरे भाई, उसी में कोई एक व्यक्ति, छठवां व्यक्ति 6 फीट का है, तो मेरे भाई ये पांचों के मेरे भाई प्रति जो है कि वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये समूह से अलग हो गया, विशेष हो गया ना, तो मेरे भाई ये वेरिएबल है, ये चेंज है। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। अब देखो चर तो वैसे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनो कौन कौन सा चर, प्रयोगों के आधार पर चर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मेरे भाई स्वतंत्र चर, उसके बाद आश्रित चर यानी डिपेंडेंसी वाला चर, उसके बाद थर्ड है मेरे भाई मध्यवर्ती चर, इंटरवेनिंग चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो मेरे भाई स्वतंत्र में कौन आएंगे बताओ जरा? स्वतंत्र चर कौन होते हैं? तो टीचर होते हैं, उन पे किसी का दबाव होता है? नहीं होता। मेरे भाई मध्यवर्ती कौन होते हैं? अब इसको मैं बाद में बताऊंगा मध्यवर्ती को। इसके पहले ये बताओ डिपेंडेंट कौन होते हैं? तो वो स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट किस पे डिपेंड रहते हैं? तो मेरे भाई मध्यवर्ती पे और अपने टीचर पे। ठीक है, दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो मध्यवर्ती कौन हो गया? जो टीचर और स्टूडेंट के बीच सामंजस्य स्थापित करे, यानी कह सकते हैं मेरे भाई बुक हो गई, शिक्षण सामग्रियां हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गए, माइक हो गए, जिसके उपयोग से मेरे भाई एक शिक्षक अपनी भाषा को, अपने शिक्षण कौशल को छात्रों तक पहुंचा रहा है, वो इंटरवेनिंग में आएंगे, वो मध्यवर्ती चर में आएंगे। उम्मीद करता हूं बड़े भाई इतना आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं असतत चर पे। अब देखो कहते हैं ना, मापने के आधार पे चर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कहोगे सर जी कौन कौन सा? देखो अभी थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन पेपर को इतना कोई डीप में नहीं बताता, सिर्फ प्रश्न बताते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं, पर मुझे पता है आपको कहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप में कवर करा रहा हूँ। देखो मापने के आधार पे चर को 2 भागों में बांटते हैं। कहोगे सर जी कौन कौन? एक होता है गुणात्मक चर और एक होता है मात्रात्मक चर। तो मेरे भाई जौन मात्रात्मक है ना, वही का एक ठो पार्ट है असतत चर। कहोगे सर जी कैसे? अब मैं बताता हूं, पहले इसको सुनो। गुणात्मक में वो आएंगे ना जिसमें किसी नंबर को हम लोग विशेष नहीं देंगे। देखो गुणात्मक का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ए कोई लड़का है और मेरे भाई बी भी कोई लड़का है। मैं कह सकता हूं कि जो ए पर्सन है वो बी से ज्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कितना है नहीं ना, तो ये हो गया गुणात्मक।
अब मात्रात्मक में क्या होगा, हम ये कहेंगे कि मेरे भाई एक परिवार की आयु 3 वर्ष मान लो है और मेरे भाई दूसरे परिवार की आयु 4 वर्ष है, औसत मैं निकाल रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों परिवार की आयु के बीच जो औसत आ रहा है, जो एक तो कॉमन अंक बच रहा है वो 2 बच रहा है, मतलब 3 से लेके 4 तक इनकी आयु मेरे भाई हो सकती है। तो ये क्या हो गए, ये मात्रात्मक चर में आएंगे। तो असतत चर वो होता है ना जो मेरे भाई जिनमें दशमलव के मान संभव हो, जिसमें दशमलव के मान संभव हो वो होता है असतत चर। असतत चर होता है, एक होता है सतत चर। सतत चर में मेरे भाई हम एक नंबर को, एक हम संख्या को यहां प्रदर्शित करते हैं। असतत चर में हम संख्या के साथ साथ हम दशमलव संख्या को भी डिनोट करते हैं, ये होता है असतत चर। उम्मीद करता हूं भैया अब बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक से वेरिएबल को भी बता दिया हूं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, निकष संदर्भित परीक्षण से आप क्या समझते हैं? मेरे भाई निकष संदर्भित परीक्षण पता है क्या होता है? एक होता है मानक संदर्भित परीक्षण, एक होता है मानदंड संबंधित परीक्षण। मैं भाई इसको बेसिक से पढ़ाया हूं, ठीक है। देखो चर और मेरे भाई जो कि परीक्षण वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया हूं निकष संदर्भित, लेकिन अभी बता देता हूं किसी समूह के विशेष जो उसकी विशेषता को मापने के लिए हम जिस जिस मेरे भाई परीक्षण का प्रयोग करते हैं वो होता है निकष। ये हम विशेषता में विशेष को मापते हैं, और जो मानक होता है वो समूहों में विशेष को मापते हैं। कह सकते हैं जो निकष होता है ये इंडिविजुअली होता है, जो मेरे भाई मानक होता है वो कलेक्टिव रूप में होता है। उम्मीद करते हैं भैया समझोगे, बाकी सीरीज से जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलो बुद्धिलब्धि के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। देखो यहां पे जो प्रत्ययवर्त्य शब्द आ जाता है इससे कंफ्यूज मत हुआ करो यार। प्रत्यय का मतलब देखो यहां पे है, अभी ध्यान से सुनो, यहां पे एक मिनट मेरे भाई, यहां पे देखो प्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्ट। बुद्धिलब्धि के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हो भैया? देखो बुद्धिलब्धि यह ना होती है IQ इज इक्वल टू मेरे भाई मेंटल एज अपॉन करेंट एज इनटू मेरे भाई 100, यही तो होती है IQ। ठीक है, एक सामान्य बालक की IQ कितना माना जाता है मेरे भाई? 100। और एक मेरे भाई प्रतिभाशाली बालक तो 100 से जो ऊपर है, एक मेरे भाई जो कि प्रतिभाशाली बालक 100 से ऊपर हो गए, और एक मेरे भाई निम्न बालक जो होते हैं प्रतिभा सामान्य बालक से निम्न होते हैं, जो उनका मेरे भाई 90 हो गए, 90 IQ हो गए। यही बुद्धिलब्धि से स्तर है। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्तर को पता करने के लिए हम लोग बुद्धिलब्धि का प्रयोग करते हैं। सिंपल से फंडों में सुन लीजिए, ठीक है। चलो और ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए एक बार जो मैं थर्ड पेपर में इंटेलिजेंस को कवर कराया हूं वहां से जाके पढ़ लेना। इस पे न्यूमेरिकल भी एक आध ठो कराया हूं, ठीक है। जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि सर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। चलो मूल्यांकन के प्रक्षेपी तकनीक क्या होती है? मेरे भाई प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ असेसमेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब असेसमेंट देखोगे कहोगे सर जी ये तो भैया आकलन हो गया, आप तो मेरे भाई मूल्यांकन को इवैल्यूएशन बताते हो। मेरे भाई जैसे वृद्धि और विकास शुरू में मेरे भाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आगे चल के वृद्धि और विकास दोनों एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी को मेजर करने की बात करते हैं तो मूल्यांकन की ही बात करते हैं। जब थोड़ा सा जो इसके बारे में जानते रहते हैं वो अंदर तक बात करेंगे तो वो आकलन और मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। वरना आप सबको यही कहते सुनते होंगे, अरे वो आकलन बहुत अच्छा करता है, अरे वो मूल्यांकन बहुत अच्छा करता है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कॉमन सेंस में, ठीक है। तो असेसमेंट का मेरे भाई प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, असेसमेंट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मूल्यांकन देखो, तीन शब्द यहां पे बता रहा हूं, 4 शब्द सॉरी, चलो 5 शब्द बता रहा हूं, उन शब्दों को तैयार कर लेना। फर्स्ट मेरे भाई आकलन, असेसमेंट, उसके बाद है मूल्यांकन। ध्यान से 5 शब्द लिख लेना फोर्थ पेपर में, आकलन, मूल्यांकन जिसे इवैल्यूएशन कहते हैं, टेस्ट, परीक्षण, उसके बाद मेरे भाई परीक्षण की कसौटी, उसके बाद चर, 4 चीज हुए, चर हुए ना, उसके बाद बुद्धि, बुद्धि के संप्रत्यय, बुद्धिलब्धि, ये चीजें मेरे भाई तैयार कर ही लीजिएगा। और 3 शब्द और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक तो होता है मध्यांक, एक तो होता है बहुलांक, और एक तो होता है मेरे भाई औसतांक। और 2 शब्द और पढ़ लेना, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। देखो सेंट्रल टेंडेंसी को मैं बताया था द परफेक्ट स्टडी पे ही कि सेंट्रल टेंडेंसी मेरे भाई सभी मानों का एक विशिष्ट मान जो होता है। कहते बताया था ना कि एक तो लड़की एग्जांपल देके बताया था कि स्कूटी चलाते हुए जा रही है, उसकी स्पीड जो है 20 है, 30 है, 40 है, तो उसका हम एवरेज निकालते हैं, हम ये कह देते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है। सेंट्रल टेंडेंसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उम्मीद करता हूं मेरे भाई समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। देखो, विचलनशीलता के मापों को परिभाषित कीजिए, वेरिएबिलिटी के मापों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। मेरे भाई बेसिक से पढ़ाया हूं। ठीक है, एक बार जाके प्लेलिस्ट को ओपन करना, पढ़ना। फोर्थ पेपर पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि जितने बच्चे लगातार कमेंट और मैसेज अभी कर रहे हैं वो फोर्थ पेपर को ही कर रहे हैं कि सर फोर्थ पेपर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो एक बार जितने लेक्चर कराया हूं प्लीज जाके पढ़ो। ठीक है, और यहाँ पे जो कवर करा दे रहा हूं उसे भी पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद कुकुदता से आप क्या समझते हो एसईओ सीरीज से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पे ही दिया रहा होगा, हर साल ये पूछता रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद जेड प्राप्तांक के मान का अधिकतम प्रसार क्या होता है। अधिकतम प्रसार पूछ रहा है मेरे भाई जेड प्राप्तांक का। ठीक है, ये भी एक परीक्षण का टी प्राप्तांक जेड प्राप्तांक रूप होते हैं मेरे भाई, इनको आप लोग एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न बैंक क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया था, जहां पे हम मेरे भाई सभी कहते हैं ना जो कुछ हम पढ़ाते हैं उनको उनका परीक्षण करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए जहां पे सारे डाटा को संग्रहण करते हैं वो होता है मेरे भाई प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ जाना। चलो अगला प्रश्न है मेरे भाई, उपयुक्त उदाहरण सहित मूल्यांकन के पैमाने का व्याख्या कीजिए। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण मतलब कौन है मेरे भाई, एक मूल्यांकन का कोई आप उदाहरण दीजिएगा कि एक व्यक्ति का, एक बालक का मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसके बाद कितने प्रकार से करते हैं, 2 से 3 प्रकार क्रमित करके लिख देना। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी मेरे भाई 200 वर्षों में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद बुद्धि के बीने परीक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। कहोगे सर जी बीने परीक्षण को तो आप बहुत बेसिक से पढ़ाए हो इंटेलिजेंस में। मेरे भाई बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ाया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हर आप कहोगे सर आप हमेशा यही कह रहे हो कि मैं पढ़ाया हूं, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो मेरे भाई अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो एक बार मेरी भी बात मानो और जाके प्लेलिस्टिया ओपन करके देख लो अगर पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, चलो तो एक बार देखो, बुद्धि परीक्षण को मैंने शुरू शुरू में 2 भागों में बांटा था ना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, उसके बाद व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अव्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, उसमें मेरे भाई अल्फा बीटा गामा जितने भी थे बुद्धि परीक्षण सबको मैंने बताया था। साइमन बीने हो गया, उसके बाद साइमन टर्मन हो गया, सबको मैंने बताया था ना। एक बार जाके वहां से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। निकट संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कीजिए और दोनों परीक्षणों के मध्य मेरे भाई अंतर को बताइए। निकट संदर्भित परीक्षण जो होता है मेरे भाई किसी व्यक्ति के विशेष कहते हैं उसके विशेष अचीवमेंट को प्रदर्शित करता है, और मानक जो होता है एक समूह में व्यक्ति के मेरे भाई अचीवमेंट को प्रदर्शित करता है। ये इंडिविजुअली होता है और ये कलेक्टिव रूप में विशेषता को बताता है। ठीक है, हो सकता है तो निकट संदर्भित और मानक संदर्भित में कल से परसों के बीच में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा खुद से पढ़ोगे तो खुद भी तैयार कर सकते हो, तब मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप भी भावी अध्यापक होने जा रहे हो मेरे भाई। ठीक है, चलो देखो सतत आंतरिक मूल्यांकन क्या है। अब देखो अगर यहां सतत लिख गया है, आंतरिक लिख गया, तो कंफ्यूज काहे को हो रहे हो मेरे भाई। सतत आंतरिक मूल्यांकन क्या है। सतत आंतरिक मूल्यांकन वही है जो लगातार चलता रहे। सतत का मतलब क्या होता है भैया, जो लगातार चलता रहे। तो सतत आंतरिक मूल्यांकन का मतलब जब हम बच्चे को मेरे भाई अधिगम की रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, जब हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसी समय कक्षा समाप्त हुई और कुछ हम मेरे भाई बच्चे के बारे में आकलन कर लेते हैं, कुछ मूल्यांकन कर ले रहे हैं, तो वही तो है सतत आकलन। ठीक है, इसके गुण और इसके दोष, कहते हैं ना हर व्यक्ति के गुण भी होते हैं दोष भी होते हैं, तो इसके भी कुछ दोष हैं। सतत आंतरिक आकलन के समय ज्यादा लगता है, और उसके बाद जो किसके कि मेरे भाई गुण भी होते हैं। गुण ये होते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा तुरंत का तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी जानते रहना। अब देखो रेटिंग मापनी का विस्तार से वर्णन करो, ये आपका सेकंड में है। ठीक है, जहां परीक्षण में विश्वसनीयता, बाध्यता और मानकता पढ़ाया था उसमें रेटिंग मापनी है, वहां से इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद समान प्रायिकता वक्र की विशेषता का विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इसमें देखो इस तरीके से तो चित्र बनता है और यहाँ पे लिखता है हाईएस्ट बच्चे का स्कोर कितना है और कितना उसका कि मेरे भाई फैलाव है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना रहता है। देखो अभी यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, जिन प्रश्नों को आपको ये लगे कि मेरे भाई मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो इसमें अथवा भी तो दिया रहता है। अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते तो रेटिंग मापनी को कर लेना, अगर रेटिंग मापनी नहीं आ रही है तो समान प्रायिकता वाले को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसे भी हल कर लेना। चलो अब हम लोग 5वें प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। एक परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक से आप क्या समझते हैं। आइए बताओ, कौनो एक ठो परीक्षा लेने जा रहे हो उसकी विश्वसनीयता से क्या समझोगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि बच्चे की अचीवमेंट को मेरे भाई 100% हम माप सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें हम कोई झोल ना करें, कोई बच्चों को नकल ना कराएं, तो यही तो है विश्वसनीयता। ये बताओ प्रश्न को कहीं लीक ना होने दे। ठीक है,
प्रश्न पत्र को कहीं लीक ना होने दें, ये विश्वसनीयता का गुणांक है। और सबको समान समय में समान सिचुएशन में हम सबका परीक्षण करें, ये विश्वसनीयता का गुण होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को एक बार आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो, उपर्युक्त उदाहरण सहित चतुर्थांक विचलन की व्याख्या करो। चतुर्थांक विचलन बताया था मैं बिल्कुल बेसिक से। एक तो क्वेश्चन भी आपको घर के लिए भी क्वेश्चन दिया था कि वो पेपर करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। जितने बच्चों ने भेजा था उनको तो पता होगा चतुर्थांक विचलन क्या होता है। तृतीय देखो मेरे भाई, तृतीय विचलन और प्रथम विचलन के उसके 2 से भाग दे दोगे तो चतुर्थांक विचलन निकल जाता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं इसको भी आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद ग्रेडिंग प्रणाली पर एक संक्षिप्त विवरण लिखो। देखो मेरे भाई, आप में से आधे से ज़्यादा लोग एमए करके भी बीएड कर रहे हैं, एमएससी करके भी बीएड कर रहे हैं, उनको पता है कुछ चीज़ें वो अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ये बताओ ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है। पहले तो भैया इसमें हम किसी नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चों को एक अप्रॉक्स एवरेज हम नंबर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा 90 से लेके 80 के बीच में 10 बच्चे नंबर पाए तो हम ये कह देंगे ये ए ग्रेड के हैं। तो इस प्रणाली पे तो संक्षिप्त विवरण लिखना है, ये अंक प्रणाली से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में तुलना करते हुए लिख देना है। देखो जो पॉइंट आपको समझ में ना आए उसको तुलना करके लिखना। मैं हमेशा ये चीज बताता हूं, अगर आपसे ये पूछ दे बौद्धकालीन में स्त्री शिक्षा पर टिप्पणी लिखो, तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत, अगर वैदिक कालीन में स्त्री शिक्षा के बारे में पता है तो तुलना करते हुए लिख दो, बिल्कुल पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए चलो उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रमाणीकृत प्राप्तांक से आप क्या समझते हैं। टी प्राप्तांक, उसके बाद जेड प्राप्तांक व नव मानक प्राप्तांक के बारे में एक व्याख्या लीजिए। इस प्रश्न को भैया कहीं आई, देखो पहले क्या लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको लिख लेना। मैं इसको हो सकता है टेलीग्राम पे भी कल शेयर करूं, आप लोग इसका लिख के उत्तर भेजिएगा कि मेरे भाई जेड प्राप्तांक और टी प्राप्तांक के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से लिख के भेजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो अगला प्रश्न मेरे भाई सेक्शन सी में क्या है। फर्स्ट प्रश्न है, परीक्षा सुधार क्या है। कहोगे सर जी परीक्षा सुधार कल ही है, आप पूरा 1 घंटा का लेक्चर दिए हो, उसमें बताए थे परीक्षा सुधार क्या है। स्वतंत्रता के बाद परीक्षा सुधार विभिन्न कि मेरे भाई आयोग और नीति की संस्तुतियों को विवेचना कीजिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हुए कंफ्यूज मत होइएगा मेरे भाई, स्वतंत्रता के बाद कह दिया ना तो ये साफ साफ पूछ रहा है विभिन्न आयोग द्वारा 1986 के द्वारा, कोठारी कमीशन 1964 के द्वारा, मुलादियर आयोग 1952 के द्वारा पूछ रहा है। ये बस वही लिखना है कि उन्होंने कैसे कैसे शिक्षा सुधार परीक्षा सुधार के बारे में बताया था। कल इसके बारे में मैं डिटेल से लेक्चर लिया हूं। ठीक है, तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाके उसे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगला 8वां प्रश्न क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है। अचीवमेंट टेस्ट क्या, एक बच्चे मेरे भाई कितना अचीव किया है, कितना उसकी उपलब्धि हुई है पूरे साल में या पूरे जितने भी पाठ पढ़ाए कितना उसने सीखा है। तो मेरे भाई उपलब्धि परीक्षण की व्याख्या करना है। ये आकलन के अनुसार भी कर सकते हो, मूल्यांकन के अनुसार भी कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इस प्रश्न को मैं शेयर करूंगा, आप इसका लिख के उत्तर भेजिएगा कि मेरे भाई प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत और टी स्कोर और जेड स्कोर के बारे में जरूर लिख के आप लोग भेजिएगा, अगर मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं तो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 9वां प्रश्न है। देखो आपको सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से आप सुन लो जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। देखो अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, देखो मैंने मध्यमान, मध्यिका और बहुलक पे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन कराए हैं अव्यवस्थित आंकड़ों पर। ठीक है, अगर मेरे भाई देखो वर्ग अंतराल, ठीक है, सिंगल डिजिट में आए, जैसे 2 3 4 करके आए, तब तो आप नॉर्मल फार्मूला जो मैंने बताया है क्वेश्चन सॉल्व कराया है उस हिसाब से कर लोगे। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप, अगर मेरे भाई आपको आ रहा है तो 100% श्योर हो तभी करना, क्योंकि अगर एक डिजिट भी गलत हो गई तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा 15। ठीक है, अगर एक डिजिट भी गलत हो गई तो पूरा नंबर गलत हो कट जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई अगर आप सब्जेक्टिव टाइप में लिखोगे तो मेरे भाई आपको आधा नंबर तो मिलेगा, 7 नंबर तो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरे भाई कहते हैं ना, ये रणनीति अपनाना। ठीक है, चलो 10वां प्रश्न देख लो, प्रतिशतांक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिशतांक क्रम से आप क्या समझते हैं, ये परसेंटाइल के बारे में पूछ रहा है, इसका उपयोग की व्याख्या कीजिए और प्रतिशतांक और मेरे भाई प्रतिशतांक क्रम के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो उपयुक्त उदाहरण से मानक और इसके प्रकारों का विस्तार से मेरे भाई चर्चा कीजिए कि मानक आखिर होते क्या हैं, इसका आप लोग विस्तार से चर्चा करो। ये रहे मेरे भाई 2019 के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद का मैंने अपना पूरा 100% देके आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। शायद आप समझ भी गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मेरे भाई पूरे लेक्चर को देखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बड़े भाई सारे लेक्चर को आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ मेरे भाई, अगर क्लास समझ में आती है तो द परफेक्ट स्टडी को मेरे भाई एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करो और थोड़ा सा सपोर्ट भी करो द परफेक्ट स्टडी के साथ। अगर जुड़े हो द दिल से, तो अगर लग रहा है कि परफेक्ट स्टडी आपको हेल्प कर रहा है तो एक बार शेयर भी करो, ठीक है। चलो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लो। और हाँ, आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लगता है तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक मेरे भाई अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए।